नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की एक लिस्ट पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश कार्य समिति की इस लिस्ट में नेताओं के नाम के आगे बाकायदा उनकी जाति लिखी गई थी। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि बाद में इस लिस्ट से जाति हटाकर दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिर सबसे बड़ी पार्टी की लिस्ट में जाति के क्या मायने हैं और क्या बीजेपी रिजर्वेशन के सहारे है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि देर रात बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की एक सूची जारी होती है। उसमें नेताओं के उनके नए पद और उसके आगे जाति लिखी होती है। खास बात यह है कि न सिर्फ जाति पर विवाद था, बल्कि जातियां भी गलत लिखी जाती हैं। इससे लेकर के कांग्रेस ने इस मुद्दे को हथिया लिया। बीजेपी को गलती का एहसास हो गया था और उसने तुरंत ही इस लिस्ट को डिलीट करते हुए नई लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। ऐसे में अब जब जातिवाद की जो आरोप लग रहे हैं चेहरा होने का बीजेपी पर, उसे लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं, हम आज के सवाल आपको दिखाते हैं। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? क्या बीजेपी में रिजर्वेशन चलता है? जाति के सहारे चलेगी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी? बीजेपी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। जात पात से कब उभरेगी सियासत? यह बड़ा सवाल है जो आज हम उठाने जा रहे हैं। और जाति न पूछो नेता की, नेता को तो जनसेवा करना है, वो तो सभी के लिए सुलभ और बहुत ही सरल होना चाहिए। उसमें अगर जाति का बंधन बांध करके आप उसे नियुक्तियां देंगे, उसे जिम्मेदारियां देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उस जाति का नेता बन पाएगा, आम जनता का नेता नहीं बन पाएगा। इसी पर आज हम सवाल उठाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी को लेकर के तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आज डिस्कस होंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद बीजेपी अचानक से बैकफुट पर आई, उस लिस्ट को डिलीट कर दिया और कांग्रेस हमलावर हो गई है। सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों के पैनल का। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अब्बास हाफिज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ धन्यवाद राजेश सिरोटिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले अब्बास जी के पास आता हूं। अब्बास जी, बीजेपी तो कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और उसके बाद फिर जाति को लेकर के संगठन के अंदर इस तरह से वर्गीकरण हो जाता है नेताओं का। और उसमें भी खास बात यह है कि बच्चा बच्चा जिस नेता को जानता है कि वो इस जाति का है, उसकी जातियां भी गलत लिख दी जाती हैं। तो बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिकल काम हो रहे हैं बीजेपी में, ऐसा लग रहा है क्या संगठन को लेकर खास तौर से? देखिए, हम शुरू से आरोप लगाते हैं अभिलाष जी कि ये जातिवादी सोच के लोग इसके अंदर होते हैं इनकी पार्टी में, और इस तरह के काम भी होते हैं। आगे एक सूची बनाई गई जिसके साथ लिखा गया जातियों के आधार के ऊपर किसको क्या पोस्ट देनी है, और वो सूची जो रफ थी वो फेयर की शक्ल के अंदर आगे चले गई, जिससे भाजपा की पोल खुल गई कि किस तरह से जातिवाद चलता है भारतीय जनता पार्टी में। अब इसको ये जातीय समीकरण कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जनता के सामने वो चीज़ आई। अगर ये सही होते तो शायद इनको डिलीट नहीं करनी पड़ती वो पोस्ट। अब डिलीट करनी पड़ी है पूरी की पूरी सूची, तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी गलती थी और बैकफुट पे इनको आना पड़ा है। ये सोच से ही तो उभारने वाली सोच गांधीवादी सोच थी। इस सोच से ऊपर लाने की ही बात तो गांधीवादी विचारधारा की होती है। यही सोच तो हमारे देश के अनेकों प्रधानमंत्रियों की रही, अनेकों मुख्यमंत्रियों की रही। जिस सोच की ऊपर जिस चीज़ से बचना था, उसी चीज़ की तरफ लौटते हुए अगर आप देख रहे हैं तो कोई मुझे हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे कुछ नेताओं ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अच्छा हुआ ये पोस्ट डिलीट कर, ये सूची डिलीट कर दी, नहीं तो ये आज भारतीय जाति पार्टी के नाम से मशहूर हो जाते। तो ये सब उन लोगों के ऊपर है कि जो लोग इनको वोट देते हैं ये सोच के कि इनकी सोच ये नहीं है, आज उनके सामने इनका सच्चा चेहरा सामने आता है। और जनता इस चीज़ को भूलेगी नहीं, जनता इनको सही समय पर जवाब जरूर देगी। जिसका जनता इंतजार कर रही है वो चुनाव होता है। ठीक, नरेंद्र जी। और एक और बात जोड़ूंगा, टाइपिंग मिस्टेक जो लिखा आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक वहां होती है जहां के ऊपर कोई चीजें स्पेलिंग के अंदर गलत हो जाए या किसी का नाम गलत छप जाए, और एक पूरा का पूरा कॉलम टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है। ये तो वो मिस्टेक है कि गलती से आपकी सच्चाई उसने सामने जारी कर दी। ठीक है, नरेंद्र जी के पास आते हैं। नरेंद्र जी, ये गलती, इंटरनल चीजें बाहर आ गई, जो भी है, लेकिन नुकसान बहुत होता है सर पार्टी को इस तरह की चीजों से। और एक बात ये फिर साबित होती है ना
कि इस तरह से जाति के आधार पर आप नेताओं को तौलते हैं, उस कसौटी पर परखते हैं और उसके बाद उसे जिम्मेदारियां देते हैं, योग्यता से ज़्यादा जाति पर देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, जाति भी देख लीजिए, लेकिन वो तो कम से कम ठीक देख लीजिए, उसमें भी इतनी सारी गड़बड़ियां हैं जाति को लेकर के भी। ये सब क्या था सर? ना बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सूची के बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अधिकृत प्लेटफॉर्म से जारी नहीं हुई थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ से अधिक कोई भी सूची, कोई भी सूचना जारी होती है वो कार्यालय मंत्री के लेटर पैड पे जारी होती है, और कार्यालय मंत्री के लेटर पैड पे जो जारी सूची हुई है उसमें कहीं भी किसी के भी जाति के या वर्ग का उल्लेख नहीं है। दूसरा विषय, वर्ग का उल्लेख हमारे संविधान में है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी उसमें हमने लोगों ने जोड़ा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत। तो मैं समझता हूँ कि ये वर्ग की जो चर्चा है वो संवैधानिक की व्यवस्था के तहत है। तो इसको ये कह देना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सोच रखती है, ऐसा कदापि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधान है उसमें भी उल्लेख है कि हमारे यहाँ पर जो महामंत्री बनाए जाते हैं उनमें तय है कि मंडल में भी, जिले में भी, कि उनमें हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लोगों को समाहित करना भारतीय जनता पार्टी के विधान के अनुसार अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से इस वर्ग के आधार पर मैं समझता हूँ कि ना सर, दो दलीलें आप दे रहे हैं। एक दलील तो ये दे रहे हैं कि अधिकृत सूची नहीं थी, नरेंद्र जी, एक दलील आप ये दे रहे हैं कि अधिकृत सूची नहीं थी, दूसरी आप कह रहे हैं कि जाति, अगर जाति के आधार पर हम लोगों को चुन भी रहे हैं तो क्या गलत है? तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, आपकी सूची थी या नहीं, और अगर थी तो क्या जाति को जानबूझ करके आप लोगों ने रखा और आप उसे गलत नहीं मानते? क्या कहना चाहेंगे? ना मैंने आपसे कहा वो हमारी अधिकृत सूची नहीं थी, पहली बात। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। लोकेश पराशर जी, इनके मीडिया प्रमुख ने कहा है कि वो सूची गलती से जारी हुई, तो कैसे ये कह सकते हैं नरेंद्र भाई? भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, केवल 1-2 ग्रुप के अलावा सूची कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के ना फेसबुक पे आई है अधिकृत, ना ट्विटर पे आई है, और ना कहीं अन्य गई है। तो इसको आप कैसे आपके प्रभारी ने कहा, लोकेश पराशर जी आपके प्रभारी हैं मीडिया के, मैं सुन तो लीजिए, उन्होंने उसका कहा कि वो गलती से जारी हो गई थी साहब। उन्होंने भी तो ये तो नहीं कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से उसको जारी किया, उन्होंने तो नहीं कहा ना। उन्होंने ठीक है नरेंद्र जी, गलती से जारी अब्बास जी, ठीक है, एक बार नरोत्तम मिश्रा जी का वो बयान भी सुन लेते हैं। समझ लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिकृत, ठीक है, एक बार नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुन के राजेश जी के पास आते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, जरा उनका बयान भी सुन लें। कईयों की गलत जातियां वो अलग अलग विषय हैं, टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। कईयों की गलत जातियां वो अलग अलग विषय हैं, टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। ठीक है, राजेश जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश सिरोठिया जी। राजेश जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या, ये तो हम सब जानते हैं कि सियासत में जाति के बिना तो सियासत होगी ही नहीं, ये वो छुपा सच है जिसे छुपाने की भी जरूरत नहीं महसूस होती है। लेकिन अधिकृत तौर पर एक जिम्मेदार अधिकारी मीडिया विभाग से जुड़ा हुआ एक पार्टी का इस तरह की सूची जारी करता है और उसके अंदर जो घालमेल जातियों को लेकर नजर आता है, वो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा करेगा ना सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभिलाष जी, मेरा स्पष्ट मान्यता है कि भारत की धरती पर मौजूद कोई भी दल ऐसा नहीं है जो जातिवाद की राजनीति नहीं करता है, जो जाति की राजनीति नहीं करता है। कांग्रेस उसको सोशल इंजीनियरिंग के नाम से करती है, जो लालू यादव जो है और मुलायम सिंह यादव उसको मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के हिसाब से करते हैं। उसके बाद में वो रामविलास पासवान जो है वो पासवान समाज के हिसाब से बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काची समाज की बात करते हैं। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। सारी पार्टियां जो है कोई भी इससे अछूती नहीं है। हाँ, एक ज़माना था कि जब इन चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में तो ये जो सोशल क्राफ्टिंग होती है, माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो क्राफ्टिंग, कि किसी भी जात का जो वोट बैंक है वो अपने से बाहर न जा पाए, वो हर जगह पर उन चीज़ों में सेंधमारी करने के लिए उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया जाए। तो ये चीज़ तो बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है, सार्वजनिक रूप से सत्य है।
कि ऐसा नहीं है कि वो सूची बनी, अच्छा वो हुआ ही है कि वो बनाई हुई सूची हिसाब से देख के कि हमने सारे जाति संतुलन इसमें है कि नहीं है, लेकिन उस सूची को जारी नहीं होना था, लेकिन कहीं से वो जारी हो गई। पर बाद में उन्होंने कहा उसको अनऑफिशियल बता के और ऑफिशियल सूची जारी कर दी। तो ये सब बातें एक कोई इसमें बहुत हैरत और आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी सब काम करती है, वही कांग्रेस करती है, सारी पार्टियां, इससे कोई अलग नहीं है। सवाल इस बात का है कि अब आप सूची के उस पर विषय करें कि आज जो सूची है, ये सूची कांग्रेस जैसी बहुत ही जंबो जेट सूची है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक इतनी बड़ी स्थायी आमंत्रितों की संख्या तो ठीक है 23-24 जो है वो उतने हैं, लेकिन उतनी रहते हैं, लेकिन कार्य समिति और स्थायी कार्य समिति, स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित, ये जो मैंने कार्य समिति के सदस्य और विशेष आमंत्रितों के इतने ज़्यादा नाम कि 162 जो है आपकी कार्य समिति में सदस्य हैं और 217 जो है आपकी स्थायी आमंत्रित हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं झलकता है कि जो कांग्रेस के साथ बनकर मिलकर एक जो कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर जो सरकार बनी है, तो उसमें एक कंपल्शन होता है, एक पॉलिटिकल कंपल्शन, राजनीतिक व्यवस्था साफ झलकती है। बिल्कुल। अब्बास जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तो ये सूची का जारी होना, दूसरी इसकी टाइमिंग को लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आनन फानन में देर रात इसे जारी कर दिया गया था क्योंकि सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे थे वहां, और उनकी नाराजगी कहीं मोल ना लेनी पड़ जाए बीजेपी को उस दौर में जब वैसे ही अंदरूनी तौर पर हवाएं गर्म हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासत की, तो इसीलिए इसे जारी कर दिया गया था और इसीलिए चूक भी हो गई, वरना इस तरह की चूक नहीं होती। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस प्रेशर पॉलिटिक्स के दौर से गुजर रही है जिसकी आदत सिंधिया जी को हमेशा से है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसकी चल रही है सब जानते हैं, संगठन में उनकी नहीं चल रही, तो बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। अपनों को एडजस्ट कराने की बातें लोग कहने लगे हैं आज तारीख के अंदर, और जिससे कि अब भाजपा को जो आगे आने वाला समय है उसमें बहुत सारा नुकसान भी उठाना होगा। सबसे बड़ा विषय यह है कि गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर आ गई। शायद उस गुटबाजी के चलते ही ये सारा का सारा जातिवादी काम हुए कि इस तरह से नहीं, इतने हमारे हो गए इसके, तो अब आपके लोग नहीं आ सकते या आप इतने ही रखिए, ताकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़े। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय है कि उमा भारती जी के मध्य प्रदेश के नेता ही नहीं है। प्रभात झा जी मध्य प्रदेश के नेता हैं, दूसरे लोग मध्य प्रदेश के नेता हैं। उमा भारती जी को पूरी तरह से गायब कर दिया। क्या उमा भारती जी जो खुद कहती हैं कि मैं अभी चुनाव लड़ूंगी, मैं सक्रिय हूँ राजनीति के अंदर, तो उनको क्या बाहर निकालने का काम किया गया है? उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर शिवराज जी की तो बहुत कम चली है, उनके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं आ पाए हैं। अब ये कुछ भी कही है, आप संगठन का काम कही है, कुछ भी कही है, लेकिन आप छिपाए नहीं छिप पा रही है। अब भाजपा के हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये आधिकारिक तौर पर नहीं की गई, आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, तो लोकेन्द्र पराशर जी जो मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, उनका बयान क्यों आया कि वो गलती से जारी हुई है, उसमें कुछ त्रुटियां थी, अब उसको सुधार के जारी किया गया है? ये सारी की सारी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही है उससे जनता का नुकसान भी हो रहा है। जनता का नुकसान कैसे हो रहा है? आप कीजिए, जातिवादी काम आपको करना कीजिए, कोई आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता है। भाई आप एक राजनीतिक दल हो, उसके साथ आप सिंधिया जी को एडजस्ट कीजिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। निगम मंडल की आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं, संगठन तो आप अपना गढ़ रहे हैं, लेकिन निगम मंडल पूरे खाली पड़े हुए हैं जो जनता को राहत पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी गुटबाजी है। जिस तरह से सरोटिया साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सिंधिया जी के आने के बाद जो उन्होंने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट्स किए, उसके अंदर एक जंबो जेट सूची जारी की। अरे जंबो जेट सूची वहां की भी जारी कर दें। आज मध्य प्रदेश की जो निगम मंडलों की हैं, आयोग को तो काम वैसे ही नहीं करने दे रहे हैं। यार जनता बड़ी परेशान है, इस गुटबाजी के चलते परेशानी जनता को, ये चीज काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये चीज नुकसान की है, और जनता कब तक भुगतेगी ये चीज आज जनता सवाल के रूप में पूछ रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है नरेंद्र शिवाजी, कहा जाता है कि मलैया जी नाराज हैं, विश्नोई जी, उमा भारती, एक बड़ी तादाद है ऐसे नेताओं की जो बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने जन्म लिया और बीजेपी के साथ रहे, लेकिन कुछ नए लोग, चाहे सिंधिया जी के समर्थक हैं या नए लोग जो आते हैं, उन्हें पार्टी ज़्यादा तवज्जो दे रही है पुराने लोगों को छोड़ करके। इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे आप? और इस कार्य सूची में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, इस जो जिम्मेदारियों की जो सूची है उसको देखकर? देखिए अभिलाष जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है उसको हम देखेंगे तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं मनी राजेश रोटिया जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया है। लेकिन उसके साथ में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जितनी कुल कार्यकारिणी होती है,
कांग्रेस के तो उतने उपाध्यक्ष होते हैं, उतने महासचिव होते हैं, हर विधानसभा में इनका एक महासचिव होता है, हर गली कूचे में इनका एक प्रदेश उपाध्यक्ष होता है। तो यदि हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का फिर भी बहुत संतुलित टीम रहती है और गिने चुने ही पद जो हमारे विधान के अनुसार हैं उसी के अनुसार दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी कार्यकारिणी आई है उस कार्यकारिणी में कोशिश की गई है कि क्षेत्र के हिसाब से भी संतुलन बना रहे, वर्ग के हिसाब से भी संतुलन बना रहे। और आपने जो बात कही कि नए और पुराने वाली बात, तो देखिए निश्चित रूप से आप यदि स्थायी आमंत्रितों की सूची देखेंगे, जो 23 लोगों की सूची है, उस 23 लोगों की सूची में 22 नाम पूरे के पूरे ऐसे नाम हैं जो पूरे सीनियर नाम है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की, जो आप बात कर रहे थे जिन्होंने जीवन ही भारतीय जनता पार्टी को दिया, ऐसे नाम है। एक माननीय सिंधिया जी का नाम उसमें जुड़ा है। तो निश्चित रूप से जिस कद के नेता सिंधिया जी कांग्रेस के अंदर थे, उस कद के हिसाब से उनको महत्व भारतीय जनता पार्टी में दिए जाना स्वाभाविक है, इसलिए उनको महत्व उसमें दिया गया है। बाकी के अन्य सूचियां भी आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र से काम करते चले आ रहे हैं, जिनमें एक नाम मेरा भी है कि बहुत छोटी उम्र से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और एक मेरा नाम भी है, तो मूल कार्यकर्ता मेरे जैसे भी जुड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से नए लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी समाहित करना पार्टी के रूप में, परिवार के रूप में अनिवार्य है, उनको भी समाहित किया गया है। एक जो संतुलित सबसे अच्छा काम किया जा सकता है वो बनाया गया है। हम अलबत्ता भी कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं और अब्बास जी विषय को भटकाने की कोशिश करते हैं, इधर ले जाने की। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो देश हित में काम कर रही है, लगातार जनता की चिंता कर रही है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वो केवल जनता की चिंता कर रहे हैं। जी अब्बास जी। इमरती देवी जी कौन से बचपने से भारतीय जनता युवा मोर्चा या विद्यार्थी परिषद में थी? गिरिराज दंडोतिया जी कौन से उसमें थे? ऐंदल सिंह कंसाना जी कहाँ से आए हैं? बिसावलाल जी कहाँ से आए? और अच्छे से कह दिया कि एक ही नाम है कार्यकर्ताओं, नाराज मत होना, बस एक ही नाम है सिंधिया जी का। सूची है, सिंधिया जी की सूची है, वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता था, उसको आपने निकाल के बाहर कर दिया कि आपने उसको इनाम दिया है। एक दो नाम आपके दीजिए, लेकिन कहाँ गए वो नाम? इमरती देवी जी, ऐंदल सिंह कंसाना जी, बिसावलाल जी और गिरिराज दंडोतिया जी। ये सब बातें मत कीजिए, एक सूची है बहुत बड़ी। ठीक है, ये अब्बास जी का दर्द है जो उनके जोड़ना था, राजेश जी के पास आते हैं, उनसे निकल के छिटक गए और हमारे साथ आ गए, तो निश्चित रूप से अब्बास जी को दुख दर्द होना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी क्या योग्यता के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं? क्या आप केवल जाति के आधार पर आप तौल रहे हैं? ये इसको देख करके, इस लिस्ट को देख करके, सूची के आगे जातियों को देख करके ऐसा लगता है कि अगर कोई बिल्कुल नेक टू नेक होगा तो फिर आप जातियों का समीकरण देख लेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अंदर योग्यता के आधार पर ही जिम्मेदारी मिलती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे मंडल स्तर हो। आप देख लीजिए, एक प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से जब हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे। दूसरे प्रधानमंत्री ठीक है, राजेश जी के पास आते हैं। सिरोठिया जी, ये बड़ा सवाल है, ये सियासी शोर में खो ना जाए, इसलिए मैं राजेश सिरोठिया जी से सवाल लेता हूँ। सिरोठिया जी, नरेंद्र जी एक मिनट, सिरोठिया जी के पास आता हूं। सिरोठिया जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या हर राजनीतिक दल में जाति की इतनी अहमियत है कि अगर योग्यता और जाति में से एक को चुनना पड़ेगा तो आंख बंद करके सियासी दल जो है वो जाति को चुन लेंगे, क्योंकि उन्हें वहां पर सेट करना है कास्ट सिनारियो को, रेशो को? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कास्ट फैक्टर्स को बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड, बहुत पतला बारीक छानती है, उनको देखते हैं कि कौन हमारे वर्ग के हैं, कौन नहीं है, किसको हमें जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना। जैसे मसलन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे गुर्जर समाज जो है वो पूरा भारत कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने रुस्तम सिंह जी जो एक पूर्व IPS ऑफिसर थे, उनको मुरैना से लाया, टिकट दिया, मंत्री बनाया। अब उनके पास में एक रघुराज कंसाना के रूप में एक और दूसरे नेता हो गए हैं। तो ये क्राफ्टिंग तो करती है बीजेपी, लेकिन इस बार क्या है कि चूंकि सिंधिया फैक्टर है, उसमें 63 नाम जो है सिंधिया जी के हैं, सिंधिया समर्थकों के। तो एक राजनीति में एक चीज़ और होती है कि 3 चीज़ें चलती हैं, एक जेन्युइन, एक जरूरी और एक मजबूरी।
तो J9 जरूरी और मजबूरी, ये तीनों फैक्टर उसमें साफ दिख रहे हैं। अब आप अगर बात करेंगे अब विसंगतियों की, तो विसंगति में जैसे गोपाल भार्गव को आपने स्थायी आमंत्रित में इसलिए लिया है क्योंकि वो हाल ही में नेता प्रतिपक्ष थे जब कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन और आपने जयंत मलैया को एक तरफ नोटिस दिया, दूसरी तरफ आपने उनको विशेष आमंत्रितों की सूची में शामिल किया। इधर आपने विक्रम वर्मा को जो भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उनको आपने रखा है स्थायी आमंत्रित में, और उनकी पत्नी को रखा है विशेष आमंत्रित में जो विधायक हैं। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार भी हैं, उनको आपने क्यों नहीं रखा? वो भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, और उनके यहाँ क्षेत्र में तो रायसेन में प्रभुराम चौधरी जो है बम्पर मेजॉरिटी से जीते, 55-60 हजार वोट से जीते, रिकॉर्ड आज तक इतना रिकॉर्ड से कोई नहीं जीता। तो उनको आपने क्यों वंचित किया? उमा भारती जो है प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही हैं, आपने उनको क्यों वंचित किया? ये बहुत सारे उसमें कंट्राडिक्शंस हैं सूची में, लेकिन वो मैं कुल मिला के मैं कह रहा हूँ ना कि J9 जरूरी और मजबूरी तीनों कैटेगरी इसमें इस्तेमाल हुई है, और इसलिए जो चूचू का मुरब्बा बन के जो निकला है सूची में, उसमें कुछ नाम बहुत चीज़ें छूटी हैं। और मैं आपसे बता रहा हूँ कई बीजेपी के बड़े स्टालवर्ट नेता हैं, उनका सेक्रीफाइस हुए, उनके समर्थक नहीं आ पाए हैं, और जो कैबिनेट जो दिखती है जिसमें कि ग्वालियर चंबल का जो सिंधिया समर्थकों के कारण जो सरकार बदली थी, तो जो एक 12-13 मंत्री जो वहाँ से बने हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, और भिंडी जैसे संभाग जिसने 25 से ज़्यादा सीट आपको जिता के दी, वहाँ से एक ही मंत्री है। तो वो संतुलन जो कैबिनेट में संतुलन था, वो संतुलन इस कार्य समिति में भी दिख रहा है, क्योंकि वही J9 जरूरी और मजबूरी कैटेगरी के आधार पर भिंड, मुरैना, अटेर, अशोकनगर, सब सारी जगह से जो सिंधिया समर्थकों को और जोड़ा है, और वहाँ के जो मूलतः भाजपाई है उनको भी लिया है। तो मूलतः और मूलतः दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो कुल मिलाकर वहाँ पर जम्बो जेट कार्यकारिणी में भी जो है बीजेपी में ग्वालियर चंबल का दबदबा है, और कैबिनेट में भी ग्वालियर चंबल का दबदबा है। ठीक, नरेंद्र जी आपके पास आता हूँ, फिर अब्बास जी के पास। बहुत छोटा छोटा रिएक्शन, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। बहुत सीधा सीधा ये है कि आप जाति का तो खैर इतना हिसाब किताब किसी ने लगाया नहीं, लेकिन क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि सियासत में क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, ताकि हर जगह का विकास हो सके। तो क्षेत्र के हिसाब से ना कैबिनेट में वो बैलेंस दिख रहा है, ना ही आपकी कार्य समिति की सूची में। क्या कहेंगे आप? ना बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूँ अभिलाष जी। ये बात जरूर हो सकती है कि किसी जिले से किसी क्षेत्र से ज़्यादा हो सकते हैं, ये संभव है, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में ये जो आप कार्यकारिणी भी देखेंगे तो इस पूरी कार्यकारिणी में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से 4-5 से कम नाम हो। प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में है, प्रत्येक क्षेत्र का इसमें है, प्रत्येक वर्ग का है प्रतिनिधित्व इसमें है। मैं समझता हूँ कि जितना संतुलित प्रयास किया जा सकता था, विश्लेषक के नाते राजेश सिरोठिया जी को भी अधिकार है, आपको भी पत्रकार के नाते अधिकार है सारा विश्लेषण करने का, लेकिन ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितना बेहतर संतुलन बना सकते थे, उतना बेहतर संतुलन प्रत्येक आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर हो, चाहे नए पुराने के आधार पर हो, सबको मिलाकर जितना बेहतर एक संतुलित कार्यकारिणी कार्य समिति बना सकते थे उतना समावेश किया गया है। ठीक है अब्बास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया बहुत छोटी सी आपसे लेना चाहूंगा। 2 नाम हैं तो जी अब्बास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की ये जो कार्य समिति है, जम्मू कार्य समिति है, कैबिनेट है, अभी उनके पास मंडल आयोग के अध्यक्षों का पद भी है, तो वो सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे? और दूसरा, कांग्रेस तो बहुत अभी पीछे छूटी हुई है, तो कांग्रेस बीजेपी के अंतरकलह से खुश हो? इससे बेहतर ये नहीं है कि अपनी अंतरकलह दूर कर ले? क्योंकि आज ऐसे बयान आए हैं आज, और कुछ ऐसी चीजें हमारे पास भी है कि हो सकता है कल हम आपके अंतरकलह को लेकर ही इस डिबेट में डिस्कशन कर रहे हो। देखिए अभिलाष जी, हर राजनीतिक दल एक परिवार जैसा होता है, और परिवार के अंदर बर्तन बजना वो स्वाभाविक बात है। कहीं पर बात बाहर आती है, कहीं पर नहीं आती, कभी कोई बात बाहर निकल जाती है, कभी कोई बात अंदर ही रह जाती है। पर पार्टी वाले पार्टी में रहते हैं, घर के अंदर घर के विषय को सुलझा लेते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता, दावा भी नहीं कर सकते कि भाजपा में नहीं है, हम भी नहीं कहते कि हमारे में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं। तो यही ये स्वभाव है, स्वाभाविक तौर पर चलता रहता है इससे मामला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीतिक दलों के लिए। मैं फिर कहूँगा, जिनको नुकसान पहुँचाना होता है वो
सरकार गिरा के चले जाते हैं। जो हैं तो वो हैं पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, मूल नेता हैं, पार्टी में ही जन्म है, पार्टी से ही जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज सर्फ डब्बल की स्थिति जो है वो उनके यहाँ पर है जिनके पास सत्ता है, और सत्ता के साथ संगठन में लोगों को आना है। हर कोई रेवड़ियाँ बांटने में लगा है, हर कोई अपनी रेवड़ियाँ लेने में लगा है, और वहीं पर जो है तीर कमान एक दूसरे के ऊपर कसे हुए हैं। तो ये परेशानी उनमें है, और ये बात साबित हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी जैसे ही चुनाव आएंगे कि ये तो अभी सूची थी। यहाँ तो एक जिलों से 5-5, 7-7 नाम कर सकते थे। टिकट में क्या करेंगे? एक तरफ सिंधिया जी कहेंगे, ग्वालियर चंबल नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं, आप नहीं, सब मेरे लिए छोड़ दीजिए, आप लोकसभा के समय देखिएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर जी कहेंगे नहीं, यहाँ पर जयभान सिंह पवैया जी कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर तोमर जी का टिकट नहीं होगा। तोमर जी कहेंगे कि नहीं, जयभान सिंह पवैया जी का टिकट नहीं होगा। भारती जी कहेंगे कि वक्त कम है सर, जी के विरोधी कहेंगे चुनाव वक्त कम है सर। अब्बास जी वक्त कम है, नरेंद्र जी वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नरेंद्र जी आपका, अब्बास जी आपका, और राजेश सरोठिया जी आपका भी। बहुत ईमानदारी से आपने उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे सत्ता के अंदर, चाहे संगठन के अंदर, जाति जो है वो घुसी हुई है, रची बसी है, और देश की सियासत से इसे दूर करना बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है कि चलते सब उसी राह पर हैं, लेकिन बताता कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का और हमारे दर्शकों का। लगातार खबरें जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।